नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। मित्रों, कतर में भारत की कूटनीति का जो कमाल दुनिया ने देखा, उसके आपको सारी प्रोसेस बताएंगे कि आखिरकार ये हुआ कैसे, ये सफलता मिली कैसे भारत को। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें भी गवर्नमेंट का श्रेय किसी और को देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम आपको सत्यता से जानकारी देंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे, स्मूथली हुआ कि क्या हम लोगों ने कतर को प्रेशराइज्ड किया, क्या कतर को प्रेशराइज्ड करना पॉसिबल है इस टाइम पर, या क्या किसी और कभी कहीं से कोई एंगल है। तो ये सारी जानकारियां आपको प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले हम अपने तरफ से हमारी भारत सरकार का, भारत के विदेश मंत्री का एक आभार प्रकट कर सकते हैं कि जिन्होंने इनके अथक प्रयासों से हमारे नौसैनिक जो कि वहाँ पर नौकरी करते थे कतर में, वह वापस आ पाए हैं अपने देश। और ये जो नौसैनिक वापस आए हैं ना मित्रों, इनका अगर आप बयान सुनेंगे, इनके आप लोगों से बातचीत सुनेंगे पत्रकारों से, तो इनकी सबके स्टेटमेंट में एक लाइन है कि प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से हमारी भारत वापसी हुई है। अगर किसी और का कोई प्रयास रहता तो इन्हें तो पता रहता, ये तो वहां पर बेचारे जेल में बंद थे, इन्हें सब तो पता रहता क्योंकि इनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन थी वहां पर। इनके पास तो सब कुछ बताया जा रहा था कि आपको इनके वजह से मिल गया या इनके वजह से मिल गया, नहीं। लेकिन सबके कहना है, ये जो हमारे सिख भाई हैं, इनका तो कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होते शायद हम लोग जीवित नहीं बचते। प्रधानमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट पे हमको वहां पर पर्सनली उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही हैं जिससे हम लोगों को वहां से आने में आसानी हुई है। सारे भारतीयों में से 8 में से 7 आ चुके हैं और एक भाई जो है उनका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, एक सर जो वहाँ पर है उनका डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनको भी इंडिया पहुँचा दिया जाएगा। मित्रों, जिसका नाम उभर कर आ रहा है वह है शाहरुख खान। कहा जा रहा है कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, एक बहुत बड़े सो कॉल्ड लीडर हैं जो कुछ दिन पहले तक एक कोई पीछे पड़े रहते थे और अब कुछ दिन के बाद इधर आ गए हैं। पता नहीं क्या है उनके मन में, खैर उनकी हमारी कोई आपत्ति नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि शाहरुख खान जी के बीच में आने की वजह से कतर ने भारतीयों को छोड़ा। इस बात का खंडन शाहरुख खान जी की टीम के द्वारा करा जा चुका है कि इसमें शाहरुख खान को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या है, कुछ नहीं। इसमें शाहरुख खान की टीम को भी नहीं पता था। तो ये वो अपनी सिर्फ मजाक का पात्र बनते जा रहे हैं। वो जो व्यक्ति हैं, क्यों ऐसा उन्होंने किया और क्या इसमें नैरेटिव, देखिए जिसको जिसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्रेडिट दिया जाना चाहिए। पिछली बार अभी हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में आरओ के लिए हमने सरकार को क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज करना था। हमने अभी किसान आंदोलन पे आपको फैक्ट्स बताए थे, तो किसानों के पक्ष में भी मैंने कुछ बातें बोली थी क्योंकि वहां पर वो बातें सत्य थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर की वजह से, देश के प्राइम मिनिस्टर की वजह से, देश के एनएसए की वजह से देश को फायदा हो रहा है, तो इसमें पूरा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है और किसी को नहीं जाता है। मित्रों, ये 3 मूर्ति है भारत के इस समय, जिनको मैंने नाम दिया है कि असली में जो त्रिमूर्ति है ना, यही तीनों हैं। तीनों को पहचान लीजिए। बीच वाले को तो पहचानते होंगे, लेकिन बाकी दोनों को भी आप लोगों से मैक्सिमम लोग जो थोड़ा सा भी न्यूज़ जानते हैं या देश की डिप्लोमेसी देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं, वो अवश्य जानते होंगे। एस जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, जो कि ऑलरेडी ऑफिसर रह चुके हैं, यूपीएससी के बीट किए हुए व्यक्ति हैं। और एक व्यक्ति है एनएसए अजीत डोभाल। यह व्यक्ति तो ऐसे खतरनाक आदमी है जो कि अगर लगता है किसी देश की तरफ देख भी लिए तो वो देश तो ऐसे ही लगता है उसकी पैंट गीली हो जाएगी। ये रियलिटी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में घुस कर कोई अज्ञात हमलावर किसी को भी चाह रहा है वो निपटा दे रहा है, कनाडा में घुस के निपटा दे रहा है, अमेरिका में घुस के हमला कर रहा है, वो मतलब सोच सकते हैं इंडिया इसमें किस लेवल पर गेम खेल रहा है। हुआ क्या ना मित्रों, जब कतर, बेसिकली कतर और इजराइल का एक कॉन्फ्लिक्ट है और कतर एक बना रहा था सबमरीन। कतर को प्रेशराइज करना इतना इजीली पॉसिबल है ही नहीं जितना मीडिया इस बात को तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि कतर के पास है ऑयल। कतर एकमात्र कतर एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका और तालिबान की बातचीत कराई, इन दोनों के मध्य संधि कराया। अमेरिका बेसिकली कतर की बात मानता है, जो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज है इस समय सबसे अधिक। कतर एक ऐसा कंट्री है जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया, और वो भी अपनी शर्तों पर। इसके अलावा कतर एक ऐसा देश है जिसका तुर्की के साथ भी संबंध है, तुर्की से भी उसके रिलेशन अच्छे हैं। कतर एक ऐसा देश है जिसके संबंध ईरान से भी अच्छे हैं। कतर एक ऐसा देश है जो सऊदी अरेबिया और यूएई को आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। मिडिल ईस्ट में ये दोनों जो हैं अपने आप को लीडर समझते हैं या जो भी समझते हैं, उनसे कतर आंखों में आंखें डालकर बात करता है, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका की बैकिंग है। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन की भी बैकिंग होगी। इसराइल और हमास में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसराइल और हमास के बीच में जो बातचीत हुई थी कई राउंडों की, वो भी कतर की राजधानी में ही हुई थी। तालिबान का जो मेन ऑफिस है वो भी कतर की राजधानी दोहा में ही है। तो ये सब चीज़ें कतर को इतना हल्के में लेना कि किसी एक हीरो के कहने से वो छोड़ देगा, ये सब फालतू की बातें हैं। वो भी वो हीरो जिसकी अमेरिका में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा यूएस एयरपोर्ट पर किस तरह से उसकी चेकिंग होती है पूरी दुनिया को पता है।
वो हीरो जो कुछ दिन पहले तक एक अदद हिट के लिए तरस रहा था, अभी उसकी एक फिल्म आई थी डंकी, वो भी फ्लॉप हो गई थी। उससे पहले कुछ फिल्में चली थी, हालांकि हीरो से मेरा कोई कलेश नहीं है, हीरो के प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन ये जो लोग अफवाह के मार्केट में गर्म कर देते हैं कि दो देश की डिप्लोमेसी में कोई एक ऐसा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति आकर के एंगल निकाल देते हैं, उनसे मेरा कुछ द्वेष है। अब मित्रों समझिए, कतर में लोगों को यह बताया गया है कि इजरायली यहूदी जो है, कतर में बाकायदा इसके ऊपर एक बुक है, यहूदियों की हत्या कैसे करनी है, यहूदियों को तुम लोग दौड़ाओगे, यहूदियों को घोड़ों से मारोगे, यहूदी पेड़ के पीछे छुपेगा और पेड़ फिर अदम का रूप लेगा, ऐसा उनकी बुकों में है, और फिर तुमको अदम कहेगा कि मारो इसको। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कतर में। तो सोच सकते हैं इजराइल से उनका कितना बेकार लेवल का रिलेशन होगा। और हमारे जो नेवल ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगा था कि यह उनकी सबमरीन का डेटा जो गुप्त तरीके से बना रहे हैं उसे इजराइल को दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सेंटीमेंट होगा वहाँ पर डेमोक्रेसी तो कुछ है नहीं। मित्रों, इस बीच इन तीनों का रोल आता है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा कि एस जयशंकर जी जाते हैं ईरान। ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, वह अमेरिका के साथ उसके अच्छे नहीं है, फिर भी भारत उसके साथ संबंध बना करके चलता है। क्यों चलता है? कि ईरान की हमें ज़रूरत है और हमारी ईरान को ज़रूरत है। ईरान में एस जयशंकर जी गए, ईरान ने कर दिया पाकिस्तान पर अटैक। अब पाकिस्तान की मीडिया में कहा जा रहा था कि भारत के वजह से अटैक हुआ, खैर वो जो भी होगा उनका, जहां पर आतंकी रहेगा, आतंकियों को मारे जाने पर भारत ने छूट दिया था, बस इतना कह करके कि आतंक का सर्वनाश होना चाहिए, बस इतना जयशंकर जी ने कहा था, और कुछ कहा भी नहीं था उन्होंने। अब वहां पर जो बातचीत हुई, वहां से कतर को टाइट किया गया कि कतर भाई तुमको क्या भारत से दुश्मनी है। तो कतर की तरफ से ये एंगल डाला गया कि देखिए हमारी डेमोक्रेसी तो है नहीं हमारे यहाँ, लेकिन अगर जनता भड़क गई, जनता रोडों पर आ गई, और जनता को देखिए धर्म के नाम पर भड़काना आसान है, और इस समय भी अरब वर्ल्ड्स में आप लोग देख रहे हैं इजराइल के नाम पर जनता को भड़काना और आसान है। भारत ने कहा जनता से ये भी तो कहो कि तुम्हारी आबादी तुम्हारे देश में 20-25% है और इंडियन की आबादी तुम्हारे यहाँ लगभग 30-40% है, तो ये बात भी तो बताइए। आपके टॉप के जितने भी आप CFO हैं, आपका CEO हैं, ये सब इंडियन हैं। वहाँ पर एक ग्राउंड वर्कर से लेकर के टॉप लेवल तक सारे इंडियंस, अभी मोदी जी जाने वाले भी हैं 14 फरवरी को, आप लोग देखिएगा किस लेवल पर वहाँ पर स्वागत होता है। और मित्रों ये एक बात बताएं, जब अगर प्रधानमंत्री का कोई दौरा होता है ना, पहले से प्लान बना रहता है, लेकिन ये कतर का दौरा किस दिन डिसाइड किया गया है? जिस दिन कतर से हमारे नौसैनिक साथी छूट करके वापस इंडिया में आ गए, उस दिन अचानक से कतर का दौरा होता है। और कतर का दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा कोई नहीं अचानक से हो गया। कतर जो बनाता है वो LNG गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और भारत LNG गैस का सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। भारत ने उससे $70 बिलियन की डील की है। अब इससे सोच रहे होंगे भारत का क्या फायदा? तो भारत का 20 वर्षों में ही $6 बिलियन का फायदा हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि $6 बिलियन बोल रहा है, क्या है ये 6 बिलियन, कितना बड़ा है? तो बता दें, पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन का लोन मांग रहा है और IMF उसे नहीं दे रहा है लोन। तो ये है $6 बिलियन, और $70 बिलियन तो आप लोग समझ सकते होंगे। $12 बिलियन भारत सरकार ने अंतरिम बजट में कश्मीर के लिए अलोकेट किया है, उससे 7 गुना ज़्यादा का डील है कतर के साथ। और कतर को लोगों को चाहिए पैसा, पैसे के साथ साथ ही उनको चाहिए, जब हो सकता है उनको राइस चाहिए, क्योंकि वहाँ पर होता नहीं है, वो लोग बिरयानी के आती है, तो ये सब चीज़ें भारत ही उनको सप्लाई करता है। भारत उनको जीवन रक्षक दवाइयाँ सप्लाई करता है। ये सब चीज़ों के लिए भारत ने कहीं ना, देखिए दवाइयों की सप्लाई में तो इंडिया ग्लोबल लीडर है, बाकी सब चीज़ों में भी बढ़ रहा है। इसी बीच खबर क्या आती है कि NSA अजीत डोभाल भी पहुंच जाते हैं दोहा। दोहा में पहुंचने का मतलब समझ रहे हैं, वहाँ पर तालिबानी भी बैठे हुए हैं, और तालिबान के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि तालिबान जो अफगानिस्तान की जनता है उसके साथ तो भारत के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, तालिबान के साथ भी अच्छे रिलेशन है, क्योंकि तालिबान को टाइम टाइम पर गेहूं उपलब्ध कराना, राशन उपलब्ध कराना, तालिबान को सपोर्ट करना, ये भारत कर रहा है, और भारत की इसमें कहीं ना कहीं मजबूरी है, क्योंकि अगर तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो अगर वो पाकिस्तान की तरफ पूरी तरह झुक गया तो फिर मतलब डिस्टर्बेंस ज़्यादा होंगी। तो तालिबान ने भी कहीं ना कहीं कतर के कान बैठे हैं, तालिबान के थ्रू भी उनसे बातचीत कराया गया है। और रही सही कसर, मोदी जी जब गए थे पिछले महीने वहाँ पर दौरे पर, वहाँ UAE पर, वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पे उन्होंने इनके कानों में कुछ कहा। जब COP28 की मीटिंग थी वहाँ पर, तो वहाँ पर 2-3 मिनट की मीटिंग थी। आप खुद सोच सकते हैं कि भारत देश का प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक का प्रधानमंत्री, अगर आपसे कोई बात सिर्फ अपने लेवल पर कह दे कि हमें ये चाहिए, तो आप उसको मना कर देंगे। अगर आप मना कर देंगे यानी कि इनडायरेक्ट वे से आपने भारत के साथ कह दिया कि भारत की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस बात की तो इनकी कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इन शेखों के पास बुद्धि है क्या है वो नहीं पता, लेकिन तेल जरूर है, और वो तेल जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो इनका होगा क्या?
तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को सीधे मना कर पाना उतना ही कठिन है जितना कि अमेरिका के प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति को मना करना, उससे भी कठिन है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। अमेरिका हमको सीधे मना नहीं कर पाता है, तो कतर क्या करेगा। तो वहां पर मोदी जी ने ये कहा होगा अपने नौसैनिकों के बारे में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरनल रिपोर्ट है कि मोदी जी ने कुछ तो कहा था 2 मिनट में। क्या कहा था, ये भगवान मालिक। उसके जाने के बाद ये जो भैया हैं, इनको अमीर बोला जाता है बेसिकली ये कतर में, तो इन्होंने अपने देश में जाने के बाद वहाँ पर जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है, अपने देश जाते हैं, पहला फैसला आता है कि भारतीय नौसैनिकों की फांसी को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पहली विक्ट्री। लेकिन अब भारत की विक्ट्री को भी क्रिटिसाइज किया गया अपने ही देश में कि भारत के लोग तो आ नहीं पा रहे हैं, बहुत डिप्लोमेसी होती है, सरकार इन सब बीचों में शांत रही। अचानक से सरकार ने वो चीज़ें करके दिखा दी कि अचानक हमारे लोग हमारे देश में वापस आ गए। अब दुनिया को पता चला कि यार ये भारत की डिप्लोमेसी है। भारत कतर ऐसे देश में जो कि इजराइल का कट्टर दुश्मन एक बोला जा सकता है, उससे जाकर के अपने लोगों को छुड़ा करके लेकर के चला आता है। ये भारत की डिप्लोमेसी की हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ी जीत है। G20 का आयोजन कराया भारत ने, वो आयोजन भारत में होना था, मैं तो उससे भी बड़ी जीत इसको मानता हूँ। और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो फॉरेन मिनिस्टर जी को जाता है। ये देखिए ईरान दौरे पर जब गए थे फॉरेन मिनिस्टर जी, तो वहाँ पर देखिए उनके जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो किसी से मिलते नहीं है, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं। ट्वीट आता है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, ईरान की तरफ से, ये लेवल की इसमें भारत की रिस्पेक्ट है, भारत की पावर है। यह पावर कहीं ना कहीं हमारे देश की वजह से है, हमारे देश के बाजार की वजह से, कुछ की भी वजह से, हमारी आत्मशक्ति की वजह से। इधर जो हाल फिलहाल में हूती जो है, हूती भाई हमारे, वो हूती जो उपद्रव मचाए हुए हैं लाल सागर में, तो वहाँ पर भी इंडियन नेवी उनको दौड़ा रही है। इंडियन नेवी सबकी प्रोटेक्शन दे रही है, इंडियन नेवी पाकिस्तान को प्रोटेक्शन दे रही है, इंडियन नेवी अमेरिका को प्रोटेक्शन दे रही है। और अमेरिका का सो कॉल्ड दुनिया का सबसे विध्वंसक जो कमांड है, सेंट्रल कमांड, वो वहाँ से दुम दबा करके भाग रहा है। ये है, दिस इज द रियलिटी ऑफ द इमर्जिंग इंडिया। और इंडिया ग्लोबल लीडर बन करके रहेगा, इस बात की प्रामाणिकता आपको मिलने शुरू हो गई है। अभी देखिए यूएई में सबसे बड़े हिंदू मंदिर की स्थापना हो रही है। यह जो हिंदू मंदिर है, हमने क्यों बोला हिंदू मंदिर की स्थापना हो रही है, यूएई एक ऐसा देश है जो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को बहुत अच्छे तरीके से मानता है, लेकिन दूसरे के रिलीजन को भी सम्मान देता है। क्यों? क्योंकि देखिए दुबई के पास ना तेल नहीं है इतने अधिक मात्रा में, इतना कतर, ईरान, इन सब के पास है, लेकिन उसे पता है कि ये तेल का मार्केट तो डिक्लाइन करेगा, लेकिन ये जो टूरिज्म का मार्केट है यह हमेशा राइज करेगा। इसलिए उसने अपना प्राइम फोकस टूरिज्म पर रखा हुआ है। और आज वहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। प्रधानमंत्री जी के कल के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि हमारे मित्र ने हमसे कहा था जहाँ तक लाइन खींच दी, जहाँ लाइन खींच दीजिए वो ज़मीन आपकी। यानी कि इतनी पावर इंडिया की हो चुकी है वर्ल्ड में कि कोई लोग कह रहे हैं कि जहाँ लाइन खींच दीजिए वो ज़मीन आपकी, वहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। ऐसा कल मोदी जी ने कहा है। अगर आप लोग न्यूज़ देखते भी होंगे तो हल्की बातें आपको पता होंगी। हालांकि न्यूज़ इस समय कवर दोनों को कर रहा है, किसान आंदोलन को भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, लेकिन ये सब जानकारियां आपके पास होनी चाहिए कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है, भारत की डिप्लोमेसी से क्या कह रहा है। जो आपके पुतिन महोदय हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया को डराया नहीं जा सकता, यूएस ने डराने की कोशिश की, यूएस डरा नहीं पा रहा है। ट्रंप कह रहा है कि हमारे आते ही इंडिया के साथ रिलेशन और अच्छे करेंगे, पाकिस्तान के सारे पैसे बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोदी हमारे दोस्त हैं। बाइडन कह रहा है वही चीज़, ऋषि सुनक वही चीज़ कह रहे हैं। चाइना जो है ना, चाइना हमसे लाख कूद ले, वो हमसे नहीं चाहता है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि चाइना कूट गया था। अभी तवांग वाले में 72 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। ये मेरा नहीं कहना है, ये यूएस का कहना है, यूएस की सैटेलाइट्स का कहना है। अच्छा आप ही बताइए कि अगर आपके तरफ आपको चोट नहीं लगी है तो एम्बुलेंस क्यों आएगी? आपके लोग मरे नहीं है तो 100 गाड़ियाँ क्यों आएंगी जो लाशें लेकर के जाती हैं, या एम्बुलेंस में आपकी लाशें क्यों ढोई जाएंगी? आप लोग क्यों कहेंगे कि हमारे 5 लोग तुम्हारे तरफ देख के चले आए थे? ये सब फालतू की चीज़ें। चाइना के ऊपर तुम्हें डिबेट भी नहीं करना है। आने वाले समय भारत का युग है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं विदेशी से फंडिंग आ रही है। कहाँ से फंडिंग आ रही है? यूएस से फंडिंग आ रही है। सीधे बोला हूँ, यूएस से फंडिंग आ रही है, कनाडा से फंडिंग आ रही है, ईयू का पता नहीं, यूरोपियन यूनियन का, लेकिन हाँ यूएस और कनाडा इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है ये लोग फंडिंग करने में। इसमें भी एक बहुत बड़े वहाँ के सो कॉल्ड लीडर हैं जिनके ऊपर ट्रंप जी ने कहा मैं आते ही इनको पहले जेल में डालूंगा, इसके खिलाफ जांच कराऊंगा। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जॉर्ज सोरोस, जो कहीं ना कहीं फॉरेन से फंडिंग कर रहा है इंडिया के खिलाफ, वो व्यक्ति बैठ करके। और सिर्फ एक मकसद है कि करंट गवर्नमेंट को हटाओ किसी तरीके से। कैसे हटाओ ये नहीं पता, हटाओ। मणिपुर में फंडिंग किया इन लोगों ने, मणिपुर में शस्त्र कैसे आ गए उन लोगों के पास? ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने फंडिंग किया है। अमेरिका एक ऐसा दोगला देश है ना, वो अगर अपने नागरिकों से भी कहे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो उसके नागरिकों को भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो सबके साथ धोखा करता है। एक समय हमारे खिलाफ ही अपने बेड़े भेजता है और हमसे दोस्ती करता है। हालांकि अमेरिका की जो निकी हेली जी राष्ट्रपति की कैंडिडेट थी बाइडेन की पार्टी से, उन्होंने कहा है कि भारत हमको अब उस दृष्टि से नहीं देखता है, भारत हम पे विश्वास नहीं करता, भारत हमको कमजोर देश समझता है। भारत इसीलिए रसिया के साथ रिलेशन अपने बनाए हुआ है। भारत रसिया के साथ रिलेशन कभी नहीं खत्म करेगा। हम रसिया के साथ रिलेशन क्यों खत्म करें? हमारी कंट्री के ऊपर तुमने साला हमला करने के लिए भेजा लोगों को, तुमने अपनी पता नहीं कौन कौन से बेड़े भेजे, 7वां बेड़ा भेज दिया। रसिया ही हमारे प्रोटेक्शन में था ना, रसिया ही तो हमारे सपोर्ट में आया, हर युद्ध में रसिया हमारे सपोर्ट में है, यूएन में हमारे सपोर्ट में है। अकेला वोटिंग अगर होता था तो रसिया अकेला खड़ा रहता था, फ्रांस खड़ा, बस 2 देश थे हमारे तरफ खड़े रहते। फ्रांस कभी कभी न्यूट्रल हो जाता था बहुत पहले, लेकिन फ्रांस भी हमारे साथ खड़ा रहता था, रसिया फ्रांस। अब तो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, टेस्ला का मालिक एलन मस्क, ट्विटर का मालिक यानी कि जिसको एक्स हो चुका है, उसको खरीदने वाला एलन मस्क, वो भी कह रहा है भारत को क्यों नहीं परमानेंट सीट दी जा रही है। उनको भी इंडिया में बिजनेस करना है, इसलिए वो भी चढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अब यह इंडिया अपने फैसले खुद लेगा। यूएन की परमानेंट सीट की क्या अहमियत? क्या इजराइल युद्ध रोक पाया? यूक्रेन युद्ध रोक पाया? कुछ नहीं रोक पाया। कल को चाइना उठेगा, ताइवान को मारने लगेगा, अमेरिका भाग जाएगा। वो अमेरिका ताइवान की मदद करने नहीं आएगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा युद्ध में, ये भी गारंटी है। अमेरिका सिर्फ अपने शस्त्र बेचना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बस इतना ही अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी नैरेटिव को बनाने से पहले सत्य की जांच अवश्य कर लीजिए। क्या किसी 2 देश के रिलेशन में कोई एक ऐसा इंडिविजुअल कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? ये सब फालतू की चीजें हैं। 3 लोगों का अहम भूमिका रहा है, जिसमें सबसे अहम भूमिका रहा है एस जयशंकर जी का, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कुछ मित्रता है, व्यक्तिगत संबंध है, उनकी भी एक असीम भूमिका रही है इसमें। और इसके बाद रही सी कसर तो ऐसे अजीत डोभाल जी का ही है, हो ही गया है। इनकी तो अब भूमिका दुनिया देख रही है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।